Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Biogenics Academy. Here is the part 2 of my lecture series, that is from standard 11 biology textbooks, chapter number 5, that is cell structure and organization. So let us start with our new video. In last lecture we have studied about what is cell and what are the different sizes of cell, what are the shapes of cell, as well as how the cell is transformed into a tissue, then tissue is transformed into an organ to an organ system and a complete organism. Okay, so let's start with our new topic, that is historical contributions. So beta, in this we will study about what are the different scientists that have made the discoveries about the cell and what are their contribution in the cell science. Okay, इसमें बेटा हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या डिस्कवरी साइंटिस्ट लोगों ने की थी सेल के बारे में, कौन कौन से टाइप्स में डिस्कवरी की थी, कितनी डिस्कवरी की थी और कौन कौन से ईयर में डिस्कवरी की थी. सो द फर्स्ट साइंटिस्ट इन दिस डिस्कवरी दैट इज द रॉबर्ट हुक. ओके बेटा, तो रॉबर्ट हुक बेटा, रॉबर्ट हुक का नाम आपने सुना होगा स्टैंडर्ड 10, 9th और स्टैंडर्ड 8th में. बेटा जब भी सेल का नाम आता है रॉबर्ट हुक का नाम भी सबसे पहले आता है. तो रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट हु केम इन 1665 एंड डिस्कवर्ड द सेल. ओके, रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में और उन्होंने डिस्कवर किया सेल. ठीक है, सो ये जो डिस्कवर किया बेटा उन्होंने सेल, वो एक क्या था बेटा, एक डेड सेल था. ओके, सेल तो डिस्कवर किया लेकिन कौन सा सेल था बेटा, एक डेड सेल. तो उन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन जब उन्होंने फर्दर डिस्कवरी की, देखा कि सच में क्या उन्होंने एक सेल डिस्कवर किया है और ये डेड है, तो ये डेड क्यों है. ओके, तो उन्होंने ये सब जब डिस्कवरी की तब उनको पता चला कि एक्चुअली में ये एक कोई पर्टिकुलर सेल था ही नहीं. एक्चुअली में क्या था, ये एक सेल वॉल थी बेटा, एक डेड सेल वॉल की उन्होंने डिस्कवरी की थी, लेकिन वो सेल से ही बनी थी, इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया बेटा सेल. ओके, तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था बेटा, एक डेड सेल डिस्कवर किया था बेटा, और उन्होंने ये सारी जो डिस्कवरी थी, ये सारी डिस्कवरी एक बुक में लिखी थी बेटा, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिक. तो बेटा ये एक बुक है जिसका नाम था बेटा माइक्रोग्राफिक, जो कि उन्होंने खुद ने डिस्कवरी जो की थी, वो सारी डिस्कवरी इस बुक में सेल की जो थी वो उन्होंने लिखी. तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा बेटा कि उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल पे, तो कैसे की थी, किस चीज पे की थी. तो बेटा एक प्लांट था बेटा, क्या था, एक प्लांट था बेटा जिसका नाम है ओक प्लांट, OAK, ओक प्लांट था बेटा. उस पे उन्होंने डिस्कवरी की थी, किसकी बेटा, एक डेड सेल की. ठीक है, तो ओक प्लांट के कॉर्क पे, तो कौन से पार्ट पे की थी, कॉर्क पे. तो कॉर्क का मीनिंग क्या होता है बेटा, कॉर्क का मीनिंग होता है बार्क ऑफ द प्लांट. तो रॉबर्ट हुक ने एक ओक प्लांट के कॉर्क पे डिस्कवरी की थी, किसकी बेटा, सेल की, जो कि क्या था बेटा, एक डेड सेल था. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है बेटा वो है एंटोन वैन लीवेनहॉक. एंटोन वैन लीवेनहॉक नाम के जो एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बेटा रॉबर्ट हुक के बाद में, उन्होंने क्या किया बेटा 1674 में क्या किया बेटा, उन्होंने भी सेल्स देखे, उन्होंने भी सेल ऑब्जर्व की. तो सेल ऑब्जर्व किए, उनका नाम रख दिया बेटा एनिमिक्योर्स. ठीक है, तो आप बोलोगे बेटा कि रॉबर्ट हुक में और इनमें क्या डिफरेंस है. तो इन्होंने भी सेल्फ ऑब्जर्व किए, रॉबर्ट हुक ने भी किए, लेकिन बेटा जो हमारे एंटोन वैन लीवेनहॉक थे उन्होंने सेल ऑब्जर्व किए, तो उनको पता चला कि सेल में कुछ चीजें चल रही है. तो सेल में कुछ चीजें चल रही है, तो इसी हिसाब से उन्होंने बोला कि उन्होंने जो सेल देखा वो सेल था बेटा लाइव सेल. तो ये डिफरेंस है रॉबर्ट हुक और एंटोन वैन लीवेनहॉक में, कि एंटोन वैन लीवेनहॉक ने लाइव सेल की डिस्कवरी की बेटा, और रॉबर्ट हुक ने जो है बेटा वो डेड सेल की डिस्कवरी की थी. अभी एंटोन वैन लीवेनहॉक ने लाइव सेल की डिस्कवरी की थी बेटा, तो उन्होंने ये जो डिस्कवरी की, सेल्स जो उन्होंने देखे बेटा वो एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप के अंदर देखे थे, माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रख के देखा था सेल्स को कि वो कैसे दिखते हैं. तो एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप थे बेटा जिसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इस माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा उन्होंने क्या किए थे, जो ये लाइव सेल्स थे उनको देखा था बेटा,
उन्होंने उन लाइव सेल्स का नाम रख दिया था बेटा एनिमिक्यूल्स। लेकिन बेटा आप बोलोगे ये एनिमिक्यूल्स नाम सेल का, हाँ बेटा, तो एंटोन वैन लीवेनहॉक ने एनिमिक्यूल्स नाम रख दिया था सेल का, लेकिन रॉबर्ट हुक ने पहले ही सेल नाम रखा था, इसलिए हम आज भी सेल को सेल ही बोलते हैं। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो जो हमारे कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, उसके बाद थे एंटोन वैन लीवेनहॉक, और उसके बाद थे रॉबर्ट ब्राउन नाम के बेटा एक साइंटिस्ट थे जो कि आए थे 1831 में। 1831 में बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डिस्कवर किया, किसको, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है बेटा ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का काम ये होता है बेटा कि वो एक सेल को कंट्रोल करे, उसकी सारी प्रोसेसिंग पे ध्यान दे। इसलिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल उसको बोला जाता है। नाउ बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट हु वाज रडोल्फ विर्को। ओके, रडोल्फ विर्को नाम के बेटा एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि आए थे 1855 में, और उन्होंने एक कंसेप्ट दी थी बेटा जो कि है ओमनिसेल्यूला एसेल्यूला। ओके, तो रडोल्फ विर्को नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, उन्होंने डिस्कवरी नहीं बोल सकते, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि है ओमनिसेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस कंसेप्ट का यही मीनिंग है बेटा। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया बेटा जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी बेटा 1838 में आए और उन्होंने एक डिस्कवरी की बेटा। तो उन्होंने किसी सेल की डिस्कवरी की बेटा, उन्होंने की थी एक सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी। सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग देखेंगे बेटा आगे के पार्ट्स में कि क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि 1838 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने क्या किया डिस्कवर बेटा, गोल्जी अपैरेटस नाम का जो एक था सेल ऑर्गेनेल, उसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। और नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है सी बेंडा, उन्होंने भी एक सेल ऑर्गेनेल का डिस्कवरी किया था, या फिर उन्होंने एक सेल ऑर्गेनेल को नाम दिया था जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनेल था, ये जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा वो सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया पे फर्दर डिस्कवरी हुई, जो पूरी उस पे स्टडी हुई, वो की थी अल्बर्ट कॉलिकर नाम के एक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने आगे की फर्दर स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया पर की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज क्लासिकल सेल थ्योरी। ओके बेटा, तो क्लासिकल सेल थ्योरी मतलब क्या, तो ये सेल थ्योरी का बोलना ये है बेटा कि अगर एक सेल है तो उसमें ये चीजें, ये तीनों पोस्टुलेट्स जो है, ये तीनों पोस्टुलेट्स फॉलो करने चाहिए, ये तीनों पोस्टुलेट्स होने चाहिए, तो ही वो एक परफेक्ट पर्टिकुलर सेल होगा बेटा। तो ये जो सेल थ्योरी है बेटा, ये सेल थ्योरी का बोलना यही है कि अगर किसी चीज को हमको सेल बोलना है, परफेक्ट सेल बोलना है, तो ये तीनों चीजों को वो चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ही वो एक पर्टिकुलर सेल है, या फिर एक पर्टिकुलर सेल, या फिर वो पर्टिकुलर सेल से बना हुआ है बेटा। जो ये क्लासिकल सेल थ्योरी है बेटा, दिस वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट दैट इज मैल्थियस शिल्टन एंड थियोडोर श्वान। इन्होंने क्या की, क्लासिकल सेल थ्योरी दी। कब दी बेटा, 1838 और 1839 में इन्होंने एक सेल थ्योरी दी बेटा, जिसको क्लासिकल सेल थ्योरी बोला गया। क्योंकि ये सेल थ्योरी इन दोनों साइंटिस्ट ने दी थी, इसीलिए हम इस सेल थ्योरी को शिल्टन एंड श्वान सेल थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इस सेल थ्योरी के फाउंडर थे। So let's start with the first postulate of our cell theory. All living organisms are composed of one or more cells. So बेटा जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है, उस फर्स्ट पोस्टुलेट का बोलना क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है। All living organisms are made up of one or more cells, है ना, एक या एक से ज्यादा सेल से अगर कोई चीज बनी है तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं।
This was the first postulate of our cell theory. The second point of our cell theory is that beta, the cell is the basic structural and functional unit of life. मतलब बेटा सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका बेटा, लाइफ का। ठीक है, तो ये जो थी बेटा हमको याद है हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डेफिनेशन जो देखी थी वो किसकी बोली थी, सेल को दी थी, है ना, सेल की डेफिनेशन बोली थी ना हमने। हाँ, सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है बेटा वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए आगे बढ़ता है और वो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं बेटा वो एक पर्टिकुलर फंक्शन आगे परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हमने सेल को क्या बोला बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला। So this is the second postulate of our classical cell theory. The third point of our cell theory is all cells arise from the pre-existing cell. ठीक है, तो ये बेटा अपन ने कहा पढ़ा था, ये पॉइंट हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल चीजें जब अपन पढ़ रहे थे साइंटिस्ट के बारे में, तब हमने ये पढ़ा था कि रुडोल्फ विर्को नाम के बेटा एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, एक कंसेप्ट दी थी बेटा, याद है वो कंसेप्ट क्या थी, वो कंसेप्ट ये थी कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला नाम की बेटा एक कंसेप्ट दी थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला जो कंसेप्ट थी उसका बोलना ही ये था बेटा कि ऑल सेल्स, हर एक सेल्स बेटा, हर एक सेल जो है वो पुराने सेल से ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस टेल्स द थर्ड postulate of our cell theory, okay, which is the classical cell theory given by Matthias Sheldon and Theodor Schwann. So our next topic is modern cell theory. So बेटा इसके पहले हमने देखा था क्लासिकल सेल थ्योरी को, ओके। सो क्लासिकल सेल थ्योरी में ही कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए गए, उसको ही एडिट किया गया और उसमें ही पॉइंट्स ऐड करके एक न्यू थियरी जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम उसको दिया गया बेटा, ओके। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, क्लासिकल सेल थ्योरी को ही मॉडर्न सेल थ्योरी नाम दिया गया, बस उसमें कुछ 4-5 पॉइंट और ऐड किए गए। सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर मॉडर्न सेल थ्योरी। द सेल पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन यूजिंग डीएनए, ओके। सेल एक दूसरे से बेटा जुड़े हुए हैं और जब वो सेल डिवीजन करेंगे बेटा तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, पास ऑन करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे। और किसके थ्रू एक्सचेंज करेंगे बेटा, यूजिंग द डीएनए। सेकंड पॉइंट ऑफ आवर मॉडर्न सेल थ्योरी, दैट इज ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो जो हमारे सारे सेल्स होते हैं बेटा बेस उनका केमिकल कंपोजिशन मतलब वो कौन कौन से केमिकल से बने हुए होते हैं और उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो भी अंदर वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे बेटा, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सेम होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब बेटा जो ब्रेक डाउन करने वाली जो एक्टिविटी बोलते हैं ना, वो होती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो हमारा सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सारे सेल में ऑलमोस्ट सेम होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ आवर मॉडर्न सेल थ्योरी इज दैट सेल कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। जैसे डीएनए होता है, कुछ जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, आरएनए भी होता है। हमारा जो सेल है उसमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, सेल को इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में। लास्ट पॉइंट ऑफ आवर मॉडर्न सेल थियरी इज दैट all basic chemicals and physiological functions are carried out inside the cell. जो भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो भी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जो भी सारी केमिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, जो भी सारी केमिकल प्रोसेसेस है वो सारी सेल के अंदर ही परफॉर्म होगी, सेल के अंदर ही रहेगी, सेल के अंदर ही सब होगा, ओके। दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ द मॉडर्न सेल थियरी बेटा। So there are some exceptions of the cell theory, that is the classical cell theory as well as the modern cell theory. So let us study them, okay. So first exception is the viruses. So viruses को हमने exception क्यों बोला बेटा, क्योंकि first thing that is viruses जो है बेटा उनको असेल्यूलर बोला गया है,
ओके, और सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर भी हम लोग उनको बोल सकते हैं बेटा। उनको नॉन सेल्यूलर इसलिए बोला गया है या फिर असेल्यूलर इसलिए बोला गया है बेटा क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन का कोड प्रेजेंट होता है, बाकी उनमें कुछ भी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है जो कि एक सेल को डिफाइन करे। इसीलिए वायरसेस को नॉन सेल्यूलर या फिर असेल्यूलर बोला गया और इसी वजह से वो सेल थियोरी के मॉडर्न सेल थ्योरी एज वेल एज द क्लासिकल सेल थ्योरी दोनों के एक्सेप्शन माने जाते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी एज वेल एज द क्लासिकल सेल थ्योरी इज मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। अभी बेटा रेड ब्लड सेल्स जो है वो मैच्योर फॉर्म में अगर है तो वो भी एक एक्सेप्शन ही माने जाते हैं सेल थ्योरी का, क्योंकि जब ये आरबीसीज मैच्योर होती है बेटा तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक एक्सेप्शन ही बोलेंगे। द थर्ड एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी बेटा ये दो जो है ये आपने 9th 10th में पढ़े होंगे बेटा, सेल ऑर्गेनिल्स बोले जाते हैं इनको, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेल की मदद करते हैं वेरियस एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इनके पास ना इनका खुद का डीएनए होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए, सो दैट्स व्हाई दे कैन रेप्लिकेट बाय देयर ओन। उनको सेल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता बेटा कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनकी सब चीजें अलग से परफॉर्म वो खुद करते हैं खुद के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी हम एक एक्सेप्शन बोलेंगे सेल थ्योरी का, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है, तो वो दोनों खुद का डीएनए यूज करके अपनी एक्टिविटीज और अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।